जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि पूरे देश के 142 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश एकजुट रहे, मिलजुल के रहे और हमारे देश में किसी प्रकार की ऐसी घटना न घटे जैसी कि हमारे पड़ोसी देशों में हुई है। पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में हुई है, ऐसा हमारे देश में न हो। ये पूरा देश चाहता है, क्योंकि हमारा देश महात्मा गांधी का देश है, महात्मा बुद्ध का देश है और महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे पूरा देश अपनी विरासत समझ के आगे बढ़ता है। लेकिन मुझे जो खतरा है वो खतरा है गोडसेवादियों से, जो महात्मा गांधी की गोडसे द्वारा हत्या कराए जाने को भी जस्टिफाई करता है, गोडसे का महिमा मंडन करता है और गांधी जी की छवि को धूमिल करता है। वो ये नहीं समझता कि गोडसे बनना तब आसान है जब आपके साथ एक संगठित गिरोह हो, लेकिन अगर ये चीजें जमीन तक चली गई और दूसरा पक्ष भी महात्मा गांधी का रास्ता छोड़ के गोडसे के रास्ते पे चलना पड़ा तो देश के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र नेपाल से मिलता जुलता है, बिल्कुल पड़ोस का है, बेटी और रोटी के हमारे संबंध हैं। बांग्लादेश से भी हमारे कई राज्य मिले हुए हैं, पाकिस्तान से भी मिले हुए हैं, हर देश से हमारे एक विशाल देश के लोग मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी सीमाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो उनके अंदर कोई घटना अगर होती है तो सीमावर्ती इलाकों में उसका प्रभाव पड़ना देखिए अवश्यंभावी है। इसलिए हम जितने भी राष्ट्र प्रेमी हैं और राष्ट्रभक्त हैं वो इस बात से बहुत चिंतित हैं कि जो आसपास के देशों में हुआ है वो हमारे देश में ना हो। लेकिन इसको लिए समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो पड़ोसी देशों में हुआ वो हुआ क्यों, और हमारे देशवासियों को और सबको क्या करना चाहिए कि हमारे देश में ऐसा न हो। देखिए, ये सूचनाएं मिल रही हैं कि आसाम के अंदर एक जनजातीय समूह के लाखों लोग सड़क पे आ गए और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। बिहार के अंदर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे और दिल्ली के अंदर भी रामलीला ग्राउंड में कर रहे थे, जिस प्रकार से उनकी पिटाई हुई और लाठी उन पे चली, वो बच्चे दोबारा बिहार के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर से भी ऐसी सूचनाएं हैं। तो हालांकि देश ये चाहता है कि हमारे देश के अंदर हमारी संपत्ति को कोई नुकसान ना हो, देश की छवि को कोई नुकसान ना हो, लेकिन उसके लिए हमारी जनता को भी कुछ सावधानियां बरतनी होंगी और सरकार को और मोदी जी को भी कुछ सावधानियां बरतनी, क्योंकि आज के तारीख में अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो कैसे भी बने हैं, चाहे वो चुनाव आयोग जैसा आरोप लगाया राहुल गांधी ने कर्नाटका के अंदर एक लोकसभा सीट के उदाहरण देके, और अब वो रहस्योद्घाटन करने वाले हैं जिसे वो हाइड्रोजन बम कह रहे हैं, और उसके बाद पता चलेगा कि उसके अंदर काशी की सीट के बारे में विवरण है या क्या विवरण है। लेकिन भारत के 90% लोगों के दिमाग में ये बात परसेप्शन बन गया है कि ये जो देश के अंदर चुनाव हुआ है इसमें चुनाव आयोग ने अपने जो संवैधानिक कर्तव्य थे उनका निर्वाह नहीं किया। होना यह चाहिए था कि जब आरोप लगाया गया तो चुनाव आयोग तुरंत आकर उसका स्पष्टीकरण देता, प्रश्नवार उसका स्पष्टीकरण देता। लेकिन अगर इस तरह से उड़ा दिया जाता है कि सब बेबुनियाद आरोप हैं, और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, जो चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया है, वो संदेह प्रकट करती है, संदेह होता है लोगों के दिमाग में। पहला ये कि जब वोटिंग होती है उसके 4-5 दिन के बाद काउंटिंग होती है और वहां पे
ईवीएम की बैटरीज 100% चार्ज मिलती हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब बनारस के अंदर काउंटिंग होती है, काशी के अंदर, तो वहां पे लाइट चली जाती है, सीसीटीवी बंद हो जाते हैं। शुरू में अजय राय उसमें लीड कर रहे होते हैं, बाद में मोदी जी लीड करने लगते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की 5-6 सीटों के अंदर हुआ, बिहार की 8-10 सीटों के अंदर हुआ, पूरे देश के अंदर हुआ। ऐसी स्थिति जबकि देश का भविष्य निर्धारित करना हो, वहां लाइट का चला जाना और सीसीटीवी का बंद हो जाना संदेह तो व्यक्त करता है, और देश के लोगों के अंदर यह संदेह अब गले तक उतर गया है। 5 बजे के बाद जबकि सब प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि पोलिंग बूथ के बाहर लाइन नहीं लगी हुई है, और तब 8-10% का वोटों का बढ़ जाना और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40-40, 50-50 हजार वोटों का बढ़ जाना और 20-25 हजार वोटों का कट जाना, एक एक मकान में 500-500, 600 वोटर होना, और एक ही नाम, एक ही पिता, एक ही आयु के कई वोटर्स का होना संदेह तो उपलब्ध करता है। और उसमें चुनाव आयोग जब यह निर्णय लेता है कि जो पहले कानून था उसके अनुसार अगर हारा हुआ कैंडिडेट अपील करता है और पैसे जमा कराता है, तो जो बाहर की सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाई जाएगी। लेकिन इतना हास्यास्पद जवाब देता है चुनाव आयोग, वो कहता है इससे महिलाओं की निजता का उल्लंघन हो जाएगा, और उस कानून को बदल देता है, केवल 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज को कंजर्व करने की बात करता है। तो जनता के दिमाग का शक और बढ़ जाता है। जबकि अभी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ और वहां पे महिला सांसद, पुरुष सांसद, सबके वीडियोग्राफी पूरे देश के अंदर नहीं की। तो अगर निजता का उल्लंघन होता है तो एक जगह होता है, दूसरी जगह क्यों नहीं होता है? फिर इसके बाद और संदेह गहरा हुआ देश के अंदर, जब चुनाव आयोग यह निर्णय लेता है कि आधार कार्ड को जो 11 डॉक्यूमेंट एसआईआर के लिए बिहार के अंदर जरूरत होगी उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उनका आरोप है कि आधार कार्ड जो है वो फर्जी भी बने हुए हैं। भाई फर्जी तो डिग्री भी बनी हुई है, फर्जी तो एज सर्टिफिकेट भी बना हुआ है, फर्जी तो रेजिडेंशियल एड्रेसेस भी बने हुए हैं, लेकिन उनको आप मान रहे हैं, आधार कार्ड को नहीं मान रहे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद आप नहीं मान रहे, 3 बार आदेश दे दिया तो भी नहीं मान रहे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना बिल्कुल पैर अंगद के पैर की तरह रख दिया कि नहीं आपको मानना पड़ेगा, तो आप मान रहे हैं। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन हो रही है कि आप जांच कीजिए फर्जी आधार कार्ड का। मतलब कोर्ट का ये कहना है कि किसी भी आधार कार्ड को इसलिए रिजेक्ट मत कीजिए कि आप मान रहे हैं कि आधार कार्ड, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन इलेक्शन कमीशन टू प्रूव दैट ए आधार कार्ड इज इलीगल, जेन्युइन नहीं है। ये नहीं कि आप 3-4 महीने जांच चला दें और उसके बाद तब तक आधार कार्ड को न माने और उसके बाद इलेक्शन होने के 2 महीने के बाद कह दें नहीं आधार कार्ड सही था। ये नहीं है। कोर्ट होना ये चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि आधार कार्ड को स्वीकार करें। जिस आधार कार्ड पे आपको लगता है कि ये गलत है तो सिद्ध करें गलत है और उसका वोटर आईडी से उसका नाम हटा दें। तो चलिए, जैसी भी सरकार बनी बनी। अब प्रश्न ये उठता है कि जो नेपाल के अंदर हुआ वहां भी इसलिए हुआ कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ, सोशल मीडिया को दबाने का प्रयास हुआ। हमारे देश के अंदर भी आपको पता होगा कैसे कई सारे चैनल्स को बंद किया गया, पत्रकारों पे, प्रतिष्ठित पत्रकारों पे एफआईआर लिखाई गई, उनको आतंकित किया गया, उनको जेल भेजा गया। देखिए, ये नई पीढ़ी नहीं चाहती, ये इसको लाइक नहीं करती, लेकिन क्योंकि हमारा देश गांधीवादी देश है, हम लोग गांधी को मानते हैं। अभी तक गोडसे को अगर मानते होते तो शायद हम लोग उसी राह पे चले गए होते जिसपे नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका गया। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी जैसा महापुरुष पैदा हुआ और आज 142 करोड़ लोगों के दिल में वो व्याप्त हैं। बाकी सिरफिरे लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं जो गांधी को गाली देते हों और गोडसे की प्रशंसा करते हों। तो जो नेपाल के अंदर बाद में सरकार ने माना कि सोशल मीडिया पे बैन किया, फिर उसको हटा लिया। अरे ये दुर्दशा होने के पहले ही बैन लगाने की जरूरत क्या थी? उसी प्रकार से भारतवर्ष के अंदर भी अगर सोशल मीडिया, यूट्यूब को और इंडिपेंडेंट चैनल्स को दबाने का प्रयास होगा तो मेरे ख्याल से सरकार को सोचना चाहिए कि वैसा न करे।
तानाशाही प्रवृत्ति और अहंकार। केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उन्होंने भी बड़े अहंकार में भर के कहा था कि मेरा नाम केपी शर्मा ओली है, जो मुझे हराने की कोशिश करेगा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के अहंकार युक्त स्टेटमेंट कि मेरा 56 इंच का सीना है और एक अकेला सब पर भारी, इस प्रकार के अहंकार युक्त स्टेटमेंट मेरे ख्याल से लोकतंत्र में उचित नहीं है। और गवाई साहब के भी वो स्टेटमेंट को याद रखा जाना चाहिए जब उन्होंने कहा कि आज हमारा देश पड़ोस में इतनी ज्यादा अशांति होने के बाद भी स्थिर है, उसका कारण हमारे देश का संविधान है। तो संविधान के साथ छेड़खानी ना हो, संवैधानिक जो हमारे मूल्य हैं उनको हनन करने का प्रयास ना हो, चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और बच्चों के अधिकारों के प्रति सजग हो, उन पे लाठी चलाने से पहले। अगर जैसे नेपाल के अंदर भी हुआ तो बच्चों ने कहा कि हम लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हम पे बिना बनवा गोली चलाई गई और उसका प्रतिकार ये हुआ कि वो अहिंसक भीड़ हिंसा में परिवर्तित हो गई और राष्ट्रपति भवन को भी आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट को भी आग लगा दी, मंत्रियों को भी पीट दिया, कूट दिया, एक प्रतिष्ठित अखबार के पूरे बिल्डिंग को जला दिया। ये इसलिए हुआ कि सरकार की तरफ से हिंसा की शुरुआत हुई। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए, अपने देशवासी हैं, गांधीवादी देश के हम लोग नागरिक हैं, सरकार भी हिंसा का सहारा न ले, जनता भी हिंसा का सहारा न ले और जनता की भावनाओं को, जैसे असम के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है और जैसे पंजाब और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के अंदर जहां कम से कम 10-10 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है, वहां 1,500 करोड़ और 1,800 करोड़ रुपए देना, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। केवल डबल इंजन की सरकार को पैसा देना और जहां पे विपक्षी सरकारें हैं उनसे सौतेला व्यवहार करना भी उचित नहीं है। तो मर्यादाओं का पालन तो जनता को भी करना होगा, समाज के हर भाग को, अंग को करना होगा, लेकिन सरकार को भी करना होगा और मोदी जी को भी करना होगा। क्योंकि अगर मोदी जी आपने बच्चों की भावनाओं को नहीं समझा, किसानों की भावनाओं को नहीं समझ रहा और मध्यम वर्ग और अल्प आय वर्ग के लोगों की बात, आकांक्षाओं को नहीं समझा और बच्चों के, युवाओं के भावनाओं को नहीं समझा, तो आपको तो जो नुकसान होगा, देश का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो बड़ा कठिन समय है, चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, धार्मिक विद्वेष न फैलाएं, देश को कमजोर न करें, देश को एकजुटता में शामिल करें और सत्ता पक्ष भी अपने को अहंकार में न डुबाए और विपक्ष और जनता की भावनाओं का ध्यान रखे और सम्मान करे, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई कोताही की गई और अहंकार का पालन किया गया और हिंसा का हाथ लिया गया, चाहे सरकार द्वारा या जनता द्वारा, तो देश का अहित होगा और अभी देश ऐसी स्थिति में नहीं है किसी प्रकार की भी परेशानी को झेल सके। पड़ोस में जो हुआ हमारे देश में ना हो, उसके लिए माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है, कृपा करके अहंकार को छोड़ें। और जिस प्रकार से अजय राय को अरेस्ट किया गया और आप काशी गए तो वहां पे कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, और जैसे जब राहुल गांधी रायबरेली गए, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी कार पे चढ़ के प्रदर्शन किया और एक महिला कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया, और जैसा कश्मीर के अंदर संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला को नहीं मिलना दिया गया, ये अहंकारपूर्ण व्यवहार है और इस अहंकारपूर्ण व्यवहार से सरकार को बचना चाहिए। वरना अगर गोडसे की पूजा करेगा कोई भी और गांधी जी को नहीं मानेगा तो देश के लिए हितकारी नहीं होगा। इसलिए मेरी अपील, सब लोग गांधी को माने, शांति का मार्ग अपनाएं, मिलजुल के एक दूसरों की भावनाओं का संबंध रखें और जो शक्तिशाली हैं वो गरीब और जो उनके पास याचना लेके आता है न्याय की, उसको न्याय दें। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।